हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 300 को डिस्कस कर लिया था अच्छे से, और आज हम फर्दर सेक्शन को जानेंगे चैप्टर 24 में ही। ठीक है, आज हम सेक्शन 301 टू सेक्शन 305 तक जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ रीड करेंगे सेक्शन वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 301 क्या बात करता है? अपियरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, मतलब कि जब कोई केस चलता है तो वो अपियर हो सकता है बाय प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है। तो उसमें आगे प्रोसीजर बताया है अपियरेंस बाय प्रोसिक्यूटर में ही। इसका जो फर्स्ट क्लोज है 301 में, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ अ केस मे अपियर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच दैट केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील। तो इसका जो फर्स्ट क्लोज है 301 का, सिंपली ये बात करता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर वो किसी केस में इंचार्ज है तो वो अपियर हो सकता है और प्लीड कर सकता है उसमें विदाउट एनी रिटर्न अथॉरिटी, मतलब कि उसके अंदर उसको वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसको वकालतनामा देने की जरूरत नहीं है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी केस में जिसमें वह इंचार्ज है वो उसमें इंक्वायरी कर सकता, मतलब कि उसका ट्रायल उसमें प्रोसिक्यूट कर सकता है। ठीक है, उसमें केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल और अपील। ठीक है, तो उस केस में वो इंक्वायरी में होगा, ट्रायल में होगा और अपील में भी जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है, इफ इन एनी केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट अ प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस शैल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन एंड द प्लीडर सो इंस्ट्रक्टेड shall act therein under the direction of the public prosecutor or assistant public prosecutor and may with the permission of the court submit written argument after the evidence is closed in the case। मतलब कि इसमें जो सेकंड क्लोज है 301 का, सिंपली ये बात करता है कि हमने जो फर्स्ट क्लोज पढ़ा, फर्स्ट क्लोज में सरकारी वकील होता है जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, वो केस लड़ सकता है बिना वकालतनामा के। ठीक है, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी देने की उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह पर्सन जिस पर्सन के लिए वह सरकारी वकील अपॉइंट हुआ है, तो सेकंड क्लोज में सिंपली बात की गई कि जो प्राइवेटली वो अपना अलग से वकील कर सकता है। ठीक है, उसका सरकारी वकील भी होगा और जो प्राइवेटली वो करता है वो भी होगा। ठीक है, तो उसमें सरकार प्राइवेट वकील होता है जो वो उसमें केस लड़ सकता है। उसको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, तब जाकर वो प्राइवेट पर्सन क्या होगा, वो आएगा और उसमें अपना वकालतनामा देगा। ठीक है, जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। वो फिर उस केस को प्रोसिक्यूट करेगा, कंडक्ट करेगा। वो किस लिए होगा? जो प्राइवेट वकील होगा वो असिस्ट करेगा किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो इंचार्ज है उस केस का। ठीक है, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, वो उसमें हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अगर उसको आर्गुमेंट करनी है तो फिर वो आफ्टर एविडेंस इज क्लोज, जब एविडेंस क्लोज हो जाएंगे तो वो एक रिटन आर्गुमेंट सबमिट कराएगा। ठीक है, जो प्राइवेट पर्सन जो प्लीडर है। ठीक है, तो इसमें सेकंड क्लोज में सिंपली बात है 301 सिंपली ये बताता है कि अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, किस तरह से इसमें क्या प्रोसीजर चलेगा। और जो सेक्शन 302 है, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, मतलब कि परमिशन लेने होगी कंडक्ट कराने के लिए प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्लोज है, एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू ट्राइंग अ केस मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ पब्लिक ऑफिसर below the rank of inspector, but no person other than the advocate general or government advocate or a public prosecutor or assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission। मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है, जो उसकी इंक्वायरी है और जो ट्रायल चल रहा है उसका केस में परमिट द प्रोसिक्यूशन, तो उसमें परमिट करेगा प्रोसिक्यूशन के लिए, उसको कंडक्ट कराने के लिए केस को बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के थ्रू। लेकिन वो उसकी जो पुलिस ऑफिसर उसमें जो अपॉइंट कंडक्ट कराने के लिए, प्रोसिक्यूट कराने के लिए उस केस को, तो उसके जो पुलिस वाला होगा, पुलिस ऑफिसर की रैंक कितनी होगी? पुलिस ऑफिसर की रैंक बिलो द इंस्पेक्टर नहीं होगी, उससे ऊपर की होगी। ठीक है, बट नो पर्सन अदर देन द, लेकिन जो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो विदाउट एनी परमिशन वो कंडक्ट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं केस को। ठीक है, फर्स्ट क्लोज सिंपली बताता है। और इसका जो प्रोवाइड है, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, पुलिस ऑफिसर परमिट नहीं है कि वो कंडक्ट करे प्रोसिक्यूशन उस केस का। इफ ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर वो पार्ट है उस इन्वेस्टिगेशन का, इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द अक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, जिस केस में उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑफेंस हो रहा है, तो वो परमिट नहीं है। ठीक है, कंडक्ट द प्रोसिक्यूट करने के लिए।
लेकिन अगर वो पार्ट है इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस तो वो कर सकता है, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो इसका प्रोवाइजर सिंपली बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में बी टू सो पर्सनली और बाय प्लीडर, मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कंडक्ट किया जा सकता है उस प्रोसिक्यूशन को मे बी डू पर्सनली और बाय प्लीडर, अपने प्लीडर के थोड़े पर्सनली भी उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है केस को, ठीक है। 302 सिंपली बात करता है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, परमिशन लेनी होती है कोर्ट से जब प्रोसिक्यूट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है केस को। और जो 303 है, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, मतलब कि पर्सन का राइट है जो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, उसके जो इंस्टीट्यूट हुआ है उसको डिफेंड करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए अक्यूज्ड क्या कर सकता है। इसके अंदर आगे बताया है, एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस before a criminal court or against whom proceeding are instituted under this code may if of right be defended by pleader of his choice, मतलब कि जो अक्यूज पर्सन है, जिस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, और अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अंडर इसको, जो इस कोड के अंडर चल रही है, तो उसके पास अक्यूज पर्सन के पास ये राइट है कि वो डिफेंड करने के लिए अपने आप को बाय प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के थ्रू वो एक प्लीडर हायर कर सकता है, उसकी चॉइस है, ठीक है, वो प्लीडर हायर कर सकता है। तो 303 सिंपली ये बताता है कि उसका क्या राइट है, प्रोसीडिंग जब उसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट होती है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो और जो 304 है, 304 लीगल एड की बात करता है, लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी जो कि स्टेट एक्सपेंसेस देगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देगी उस केस के, ठीक है, जो अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो भी लीगल एड देनी है। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, वेयर इन अ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन द अक्यूज इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर एंड वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट दैट द अक्यूज हैज नॉट sufficient means to engage the pleader, the court shall assign a pleader for his defense at the expense of the state, मतलब कि इसमें फर्स्ट क्लोज में सिंपली बात की, अगर ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में कोई ट्रायल चल रहा है अक्यूज पर्सन का, लेकिन अक्यूज पर्सन रिप्रेजेंट नहीं है, प्लीडर जो उसका प्लीडर है वो वकील वो हायर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ना उसके पास ऐसा सफिशिएंट मीन्स है उस पर्सन के पास, अक्यूज पर्सन के पास, तो उस केस में द कोर्ट शैल असाइन, कोर्ट असाइन करती है एक प्लीडर फॉर हिज डिफेंस, किसके डिफेंस में, अक्यूज पर्सन के डिफेंस में, स्टेट एक्सपेंसेस में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देगी प्लीडर को, ठीक है, तो उसका एक फ्री केस लड़ा जाएगा, उसको हम लीगल एड बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्लोज है, द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर, मतलब कि हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि प्रीवियस अप्रूवल लेनी होगी स्टेट गवर्नमेंट से, फिर रूल बना सकते हैं प्रोवाइडिंग फॉर, किसके लिए रूल बना सकते हैं हाईकोर्ट, द मोड ऑफ सिलेक्टिंग प्लीडर्स ऑफ फॉर डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में बात की है, प्लीडर अपॉइंट किया जाता है स्टेट के एक्सपेंसेस से, जिसको हम सरकारी वकील भी बोल सकते हैं, तो वो एक लीगल एड में आएगा, ठीक है, उसको एक लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस होता है। और जो बी सब क्लोज है, द फैसिलिटीज टू बी अलाउड टू सच प्लीडर्स बाय द कोर्ट्स, मतलब कि फैसिलिटीज अलाउड की जाएगी प्लीडर्स को बाय द कोर्ट्स, कोर्ट के थ्रू, ठीक है। और जो सी क्लोज है, द फीस पेबल टू सच प्लीडर्स बाय द गवर्नमेंट, जो फीस पे की जाएगी प्लीडर को वो बाय द गवर्नमेंट की जाएगी, एंड जनरली फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, जो जैसे भी कैरिंग आउट किया गया पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 में। तो ये सेकंड क्लोज में सिंपली ये बात की है कि इनसे रिलेटेड रूल बना सकती है हाई कोर्ट, किसकी अप्रूवल, पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से, पहले अप्रूवल लेगी, फिर दोनों मिलकर उस पर रूल बनाती है, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी वो अपनी तरफ से रूल बनाते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट पहले प्रीवियस परमिशन लेगा तब जाकर उस पर रूल बनेगा। और जो थर्ड क्लोज है, the state government by notification direct that as the form such date as may be specified in the notification the provisions of subsection 1 and subsection 2 shall apply in relation to any class of trials before other courts in the state as they apply in relation to trials before court of session, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जब वो नोटिफाई कर देती है, नोटिफिकेशन में लाएगी और डायरेक्शन देगी एज फ्रॉम डेट एज में भी स्पेसिफाइड, जब वो स्पेसिफाई किया गया रूल अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जब उसको प्रोविजन को ला दिया गया अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में के अकॉर्डिंग, तो स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट है वहां पर वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू एनी क्लास ऑफ ट्रायल्स बिफोर अदर कोर्ट्स, ठीक है, इन द स्टेट, जितने भी कोर्ट्स है स्टेट के अंदर वहां पर वो अप्लाई होगा रूल, ठीक है, इन रिलेशन टू ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, किसके रिलेशन में होगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल चल रहा होगा उसके रिलेशन में, ठीक है। तो ये 304 में लीगल एड से के रिलेटेड बात की गई है, जो एक्सपेंसेस है जो दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट देगी उसमें, ठीक है, अक्यूज पर्सन को लीगल एड फ्री मिली जाएगी,
फ्री दी जाएगी, ठीक है। और जो 305 है, प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इन एन अक्यूज्ड, तो इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जब कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, उसके रिलेशन में क्या इसका प्रोसीजर चलेगा। फर्स्ट क्लोज है वो बताता है इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मींस एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब कि इसके अंदर कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन बताई गई है। इसका मतलब क्या कॉर्पोरेशन का, इसका मतलब है मींस एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी भी हो सकती है, फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, ठीक है। और ये इंक्लूड्स ये कहां से रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड बाय द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग ये इंक्लूड होंगे, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली कॉर्पोरेशन का मीनिंग बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, वेयर कॉर्पोरेशन इज द अक्यूज्ड पर्सन और वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन एन इंक्वायरी और ट्रायल, it may appoint a representative for the purpose of the inquiry or trial and such appointment need not be under the seal of the corporation। मतलब कि जब कॉर्पोरेशन एक अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, कॉर्पोरेशन में कोई एक अक्यूज्ड पर्सन है और वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इन एन इंक्वायरी और ट्रायल, और उसमें से एक पर्सन इन एन इंक्वायरी और ट्रायल में है, ठीक है, इट में अपॉइंट ए रिप्रेजेंटेटिव, तो कोर्ट एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। किस पर्पस के लिए, इंक्वायरी और ट्रायल में अपॉइंट होने के लिए। नीड नॉट बी अंडर द सील ऑफ द कॉर्पोरेशन, लेकिन उसमें सील की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेशन की जो सील होती है, ठीक है, उसमें सील की नीड नहीं है कॉर्पोरेशन की, ठीक है। जब अपॉइंटमेंट किया जाता है किसको, कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव को। सेकंड क्लोज सिंपली बताता है। और जो थर्ड क्लोज है, वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन अपीयर्स any requirement of this court that anything shall be done in the presence of the accused or shall be read or stated or explained to the accused shall be construed as requirement that thing shall be done in presence of representative be read and stated or explained to the representative, and any requirement that the accused shall be examined shall be construed as requirement that the representative shall be examined। तो थर्ड क्लोज सिंपली बात करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरेंस इन द इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। जो भी केस चल रहा है किसी अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, जो कॉर्पोरेशन का ही पर्सन कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, तो उसमें अपीयर होगा कॉर्पोरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, और वो किस लिए अपीयर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और उसमें जो अक्यूज है वो भी प्रेजेंट होगा, और शैल बी रीड और स्टेटेड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, और उसको सुनाया जाएगा रीड करके एक्सप्लेन करके अक्यूज पर्सन को। शैल बी कंस्टिट्यूट एज रिक्वायरमेंट दैट थिंग शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, और इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, और रिप्रेजेंटेटिव को रीड करके एक्सप्लेन करके जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है कॉर्पोरेशन का, उसको रीड और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी उसमें गवाही होगी या फिर कोई ऑर्डर आता है तो उसको रीड और एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड एनी रिक्वायरमेंट दैट द अक्यूज्ड, अगर कोई रिक्वायरमेंट है अक्यूज्ड के लिए, दैट द शैल बी एग्जामिन, तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है, किसको, अक्यूज्ड पर्सन को। शैल बी कंस्टिट्यूट एज रिक्वायरमेंट दैट द रिप्रेजेंटेटिव शैल बी एग्जामिन, और अगर ये रिक्वायरमेंट है रिप्रेजेंटेटिव को भी एग्जामिन किया जाए तो रिप्रेजेंटेटिव को भी एग्जामिन किया जा सकता है जो कॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो थर्ड क्लोज सिंपली यही बताता है। और जो फोर्थ क्लोज है, वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉर्पोरेशन डज नॉट अपीयर एनी सच रिक्वायरमेंट एज इज रेफर्ड टू सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, मतलब कि अगर जो कॉर्पोरेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डज नॉट अपीयर नहीं होता है, ठीक है, सच रिक्वायरमेंट एज रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, तो उसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 3 हमने जो पढ़ा है उसमें ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि उसका अपीयर होना होगा, ठीक है, किसमें, इंक्वायरी ट्रायल में। तो सबसेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा अगर रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेशन का अपीयर नहीं होता है तो, ठीक है। और जो फिफ्थ क्लोज है, वेयर अ स्टेटमेंट इन राइटिंग परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन और बाय एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड हैविंग और बीइंग वन ऑफ द पर्सन हैविंग द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द corporation to the effect that the person named in the statement has been appointed as the representative of the corporation for the purpose of this section is filed, the court shall, unless the contrary is proved, presume that such person has been so appointed। तो इसको जो फिफ्थ क्लॉज है सिंपली ये बात करता है कि अगर कोई स्टेटमेंट इन राइटिंग परपोर्ट की जाती है और उस पर साइन होंगे किसके, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कॉर्पोरेशन का उसके साइन होंगे, या फिर और बाय एनी पर्सन, या फिर किसी अदर पर्सन के बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड हैविंग, मतलब कि जिसका भी नाम लिया जाएगा कॉर्पोरेशन के थ्रू उसके साइन होंगे, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन का ही मेंबर होगा, और बीइंग वन ऑफ द पर्सन हैविंग द मैनेजमेंट ऑफ, या फिर किसी ऐसे पर्सन का जो मैनेजमेंट करता है अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन की, ठीक है, और टू द फैक्ट दैट पर्सन नेम्ड इन स्टेटमेंट हैज बीन अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया जाएगा बाय द कोर्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा रहा है फॉर द कॉर्पोरेशन, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो सेक्शन में हमने पढ़ा है, is filed the court shall, unless the contrary is proved,
प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब सिग्नेचर हो जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर के या जो कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट कर रहा है। फिफ्थ क्लॉज में सिंपली ये बात कही गई जो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा एज अपॉइंटेड, जो पर्सन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, बाय द कोर्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो फिफ्थ क्लॉज सिंपली ये बात करता है, इफ ए क्वेश्चन, जो सिक्स्थ क्लॉज है, इफ ए क्वेश्चन राइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन अपीयरिंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉर्पोरेशन इन एन इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर अ कोर्ट इज और नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव द क्वेश्चन शैल बी ट्रीटमेंट बाय द कोर्ट। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेशन का वो इन इंक्वायरी या ट्रायल बिफोर द कोर्ट अपॉइंट नहीं किया गया एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो कोर्ट उसमें क्वेश्चन डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है। सिक्स्थ क्लॉज सिंपली ये बात करता है कि कोर्ट उसमें क्वेश्चन डिटरमाइन करेगी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा कॉर्पोरेशन का, ठीक है, उसको अपॉइंट के उसमें, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन उठा सकती है, तो उसमें डिटरमाइन करेगी कोर्ट। तो ये हमारे सेक्शन 305 तक डिस्कस हो गया। जो भी हमने पढ़ा है इसमें एज जो जनरल प्रोविजन हमको डिस्कस करने थे, जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल के, ठीक है। तो आज हमने अच्छे से इसमें डिस्कस कर लिया है और आगे के फर्दर सेक्शंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था, और जो भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ओके बाय।